एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग से संबंधित अर्थात मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि अर्थशास्त्र में बहुत अधिक प्रयोग में आता है। और इस टॉपिक का नाम है एक चर फलनों के अवकलन। जहाँ हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो काम में आते हैं वो एक चर फलनों के अवकलन ही आते हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल केस ही काम में आते हैं। जैसे कई बार हमको सीमांत लागत निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, कुल लागत का प्रथम अवकलन करते हैं तो सीमांत लागत आ जाती है। इसी प्रकार से अगर हमको सीमांत उत्पादन की गणना करनी होती है तो हम कुल उत्पादन का प्रथम अवकलन करते हैं तो हमें सीमांत उत्पादन पता चल जाता है। इसी प्रकार से अगर हमको सीमांत उपयोगिता निकालनी हो, सीमांत लागत निकालनी हो, तो सभी चीज़ों में अवकलन का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से अर्थशास्त्र में अवकलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब भी हम इकोनॉमिक्स में हायर मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल गणितीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके बेसिक के रूप में हमको अवकलन आना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि गणित में जो अवकलन होता है वो बहुत डीप होता है, परंतु अर्थशास्त्र में हमको इतने डीप अवकलन के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम सामान्य रूप से जो बेसिक्स अवकलन्स हैं, जिससे हम मांग की लोच निकाल सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, उपभोक्ता के लाभ को अधिकतम करने की स्थिति है, ऐसी अवकलन को हम देखेंगे। डिफरेंट प्रकार की मांग की लोच निकालने में भी ये प्रयोग में आएगा। किसी अन्य चरों को स्थिर रखकर एक चर के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन से मांग की लोच में क्या परिवर्तन होता है, उन सभी चीज़ों के अध्ययन के दृष्टि से हमको अवकलन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक अवकलन क्या है। उसके बाद हम इसी सीरीज में एक चर फलनों के अवकलन के जो भी वीडियो बनेंगे उसमें अलग अलग नियम के आधार पर आपको अलग अलग वीडियो में समझाया जाएगा। जैसे गुणा और भाग का नियम क्या है, अवकलन का फलन का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अवकलन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चर फलनों का अवकलन जो है उसके माध्यम से हम अर्थशास्त्र की बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमको फंक्शन समझ में आना चाहिए। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी x जो है x चर में होने वाले परिवर्तन से y चर प्रभावित होता है। इस प्रकार अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसको फंक्शन ऑफ लिखा जाता है। जैसे डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, ये एक आपका फंक्शन है, यानी कीमत में होने वाले परिवर्तन के साथ मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। यानी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो एक आश्रित चर है और कीमत एक स्वतंत्र चर है। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत के घटने पर मांग बढ़ेगी। उसी प्रकार से जब हमने ये लिखा है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये एक फंक्शन है जो ये बताता है कि x चर एक स्वतंत्र चर है और y चर इसमें आश्रित चर है। तो जहाँ भी फंक्शन लिखेंगे उस फंक्शन में इस साइड में हम स्वतंत्र चर लिखेंगे और इस चर में आश्रित चर लिखेंगे। अगर इसको यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ y फंक्शन स्वतंत्र चर हो जाएगा, x आश्रित चर हो जाएगा। तो हमको अवकलन ज्ञात करने से पहले हमको फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब देखिए, अवकलन जो है वो अवकलन किस प्रकार से निकाला जाता है, उससे पहले हम दो चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ परिवर्तन की औसत दर। परिवर्तन की औसत दर ये आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, परिवर्तन की औसत चर किसको कहते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको बोलते हैं औसत परिवर्तन की दर। यानी y श्रेणी में x श्रेणी में होने वाले परिवर्तन की वजह से y श्रेणी में जो परिवर्तन होता है, अगर हम इसका ढाल ज्ञात करें तो इसको बोलते हैं परिवर्तन की औसत दर की संज्ञा दी जाती है। सपोज कीजिए जयपुर से उदयपुर, इसकी दूरी है 500 किलोमीटर।
अब इस 500 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक वायुयान को मान लीजिए 20 मिनट लगते हैं, तो परिवर्तन की औसत दर प्रति सेकंड निकालेंगे तो हम इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 500 मीटर डिवाइडेड बाय 20 मिनट, 20 मिनट में 60 सेकंड। तो परिवर्तन की औसत दर निकालने के लिए क्या करते हैं, सामान्य रूप से दूरी में समय का भाग देके परिवर्तन की औसत दर को निकाला जाता है। तो ये देखिए, जब अवकलन की बात करते हैं हम, तो अवकलन में हम परिवर्तन की औसत दर की ही गणना करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा डायग्राम है और यहाँ से हम देखेंगे ए से लेके बी तक जो चेंज है, ए से बी तक चेंज, यानी देखिए ए से बी तक ये ए बिंदु और ये बिंदु। अब देखिए ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने में एक्स में परिवर्तन होता है डेल्टा एक्स, ये दूरी, और इसकी वजह से वाई में जो परिवर्तन होता है ये होता है डेल्टा वाई। तो परिवर्तन की औसत दर होगी एवरेज रेट ऑफ डिफरेंस, ये आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि हम जब ढाल निकालते हैं तो ढाल बोलते हैं लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो यहाँ लंब आपका हो गया डेल्टा वाई और आधार हो गया डेल्टा एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी। तो जब परिवर्तन की औसत दर निकालते हैं तो औसत दर निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब बटे आधार। अब मान लीजिए ये दूरी है, ये ए से लेके बी की जगह हम यूं करें ए से लेके डी तक लेनी है, तो ऐसी स्थिति में ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स आपका इतना रहेगा ई। तो यहां देखिए बी सी की जगह डी ई हो गया, पहले बी सी लंब था अब लंब हो गया डी, और पहले आधार था ए सी अब आधार हो गया ए। अब परिवर्तन की औसत दर निकलेगी, वो निकलेगी डी डिवाइडेड बाय ए। अब इस दूरी को और कम करें, एफ पर ले आए, ये है जी। तो यहां परिवर्तन की दर के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो हो गया एफ जी और आधार हो गया ए जी। तो परिवर्तन की औसत दर निकालने के लिए आप समझिए क्या किया जाता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई लंब को बताता है और डेल्टा एक्स आधार को बताता है। तो ये देखिए पहले जो दूरी थी ए बी से घटकर ए डी हो गई, ए डी से लगाकर ए एफ हो गई, और हम दूरी को कम करें एच के जी एच आई कर दे, तो अभी परिवर्तन में एच आई, ये हुआ लंब और ये आधार हो गया ए आई। ये चीज सबसे पहले हमको अवकलन करते हैं तो समझ में आनी चाहिए कि परिवर्तन की औसत दर को किस प्रकार से निकाला जाता है। ये आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि परिवर्तन की औसत दर कैसे निकालते हैं। अब देखिए दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ए बिंदु पर अगर हमको निकालनी है तो देखिए इसको अब करते हैं। अब ए बिंदु पर केवल देखिए पहले हमको ए से लेके बी तक परिवर्तन की औसत दर निकालनी थी, फिर ए से लेके डी तक निकालनी थी, फिर ए से लेके एफ तक निकालनी थी, फिर ए से एच तक निकालनी थी। इस प्रकार से दूरी कम होते होते केवल ए बिंदु पर ही अगर परिवर्तन की दर निकालें तो इसको देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, उसको बोलते हैं परिवर्तन की तात्कालिक दर। देखिए पहले एक बार समझते हैं कि ए बिंदु पर किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वापस बनाकर दिखाता हूं कि अगर मुझे ए बिंदु पर ही केवल परिवर्तन की दर निकालनी है, ये मेरा डायग्राम है, ये मेरा ए बिंदु है। इस ए बिंदु पर पहले हमने ए से बी पर निकाली थी, फिर सी पर निकाली, डी पर निकाली, ई पर निकाली, वो अलग अलग चीज़ थी। पहले हम ए बी पर निकालते थे तो ये दूरी थी, उसके बाद ए सी पर ये दूरी थी, फिर ए डी पर ये दूरी थी। ये दूरी कम होती जा रही है और केवल ए ही बिंदु पर अगर हमको निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखिए ए बिंदु पर हमको दूरी निकालनी है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि देखिए दूरी घटती चली जा रही, घटती चली जा रही, एकदम एक बिंदु पर आ जाए, बहुत लगभग शून्य परिवर्तन होने की स्थिति में अगर हमको निकालनी है तो हम इसमें एक टेंजेंट खींचेंगे और इस टेंजेंट के ढाल से परिवर्तन की दर को निकाला जाता है। क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट खींचेंगे और इस टेंजेंट की ढाल से
परिवर्तन की औसत दर को निकालेंगे। तो वापस से इसको समझिए, इसको बोलते हैं परिवर्तन की तात्कालिक दर। दूसरी चीज आप इसमें समझेंगे, वो समझेंगे नंबर 2, परिवर्तन की तात्कालिक दर। तात्कालिक दर देखिए, इसको लिखते हैं dy/dx, यानी जब x में इतना कम परिवर्तन हो कि लगभग शून्य के बराबर हो, तो उसके फलस्वरूप y में क्या परिवर्तन होता है, इसको dy/dx बोलते हैं। यानी जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में जो बहुत कम, किसी एक बिंदु पर हमको परिवर्तन को देखना है। जैसे ये हमारा डायग्राम है, मान लीजिए ये हमारा सप्लाई कर्व है, और इसके a बिंदु पर हमको देखना है परिवर्तन की तात्कालिक दर। तो हम a पर एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा हमने खींची, एस स्पर्श रेखा खींची, सपोज कीजिए एस डैश हमने स्पर्श रेखा खींची। तो अब इस स्पर्श रेखा का ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हम इसको यहाँ देखेंगे। ये ढाल जो है ए, बी और सी, तो स्पर्श रेखा का ढाल जो है, ढाल बराबर होगा लंब बटे आधार। इसको बोलेंगे बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं हम dy/dx। जब हम मान रहे हैं कि x टेंस टू 0, लगभग x क्या हो रहा है, 0 की तरफ हो रहा है, यानी x बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन है। यानी जब x आइटम में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हो, उसकी वजह से y आइटम में जो परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं परिवर्तन की तात्कालिक दर, या इसको बोला जाता है परिवर्तन की शीघ्र दर। अब किस प्रकार से अवकलन निकाले जाते हैं, सामान्य रूप से जब हम अवकलन निकालते हैं तो अवकलन में हम dy/dx का प्रयोग करते हैं। यानी x आइटम में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने के फलस्वरूप y आइटम में कितना परिवर्तन होता है, इसकी गणना करने के लिए हम अवकलन करते हैं। तो जब dy/dx की बात करते हैं तो देखिए क्या है, dy/dx यानी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, dy/dx बराबर है चेंज इन y बाई चेंज इन x व्हेन डेल्टा x टेंस टू 0। यानी x में परिवर्तन लगभग शून्य की ओर हो रहा हो, तो उसके फलस्वरूप y में जो परिवर्तन होता है, इसकी गणना करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। जहां परिवर्तन की औसत परिवर्तन की दर होती है, तो औसत परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ज्ञात किया जाता है। पर अगर परिवर्तन की शीघ्र दर हमको ज्ञात करनी हो, परिवर्तन की तात्कालिक दर ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए dy/dx का प्रयोग किया जाता है। अब इसको किस प्रकार से अवकलन में प्रयोग में लेना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। कि देखिए, सपोज कीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, y बराबर x²। अब मान लीजिए x में सूक्ष्म परिवर्तन है, वो सूक्ष्म परिवर्तन मान लीजिए h के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर x प्लस h का स्क्वायर। देखिए, सूक्ष्म परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन में x में h जुड़ा, तो हम चेंज देखेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर। क्या करना है हमको, क्या करना है, परिवर्तन को देखना है डेल्टा y बाई डेल्टा x, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन जहां डेल्टा x टेंस टू 0, या हम बोल सकते हैं h टेंस टू 0। कैसे, हम ये मान रहे हैं कि y बराबर x² है। अब x में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, इस सूक्ष्म परिवर्तन को हमने मान लिया h। तो हमने क्या करना है, x प्लस h का स्क्वायर, परिवर्तन देखना है ना डेल्टा y, तो x में h जोड़ा, पूरा ये है। और कितना चेंज किया x में, h के बराबर चेंज किया। चेंज इन x कितना किया हमने, h, यानी x में h के बराबर परिवर्तन होता है। इसका मतलब डेल्टा x बराबर कितना है, h। हमने क्या किया, x में h के बराबर परिवर्तन किया। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, वापिस आप समझिए, y बराबर है x²। अब x में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है, हमने इस सूक्ष्म परिवर्तन को माना h, यानी लगभग शून्य के बराबर परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को निकालने के लिए x में h जोड़ा, पहले का ये निकाला, तो ये h का मान आ जाएगा सूक्ष्म परिवर्तन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट, हमने h लगभग 0 की तरफ है, तो देखिए x²
प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। हमने क्या x प्लस एच का होल स्क्वायर को खोल दिया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2ab की जगह h गुणा x प्लस एच स्क्वायर। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ लिमिट टेंस टू जीरो, h लगभग जीरो की ओर है, तो यहाँ बचा, हमने h कॉमन लिया तो बचा 2x प्लस एच अपॉन एच। इस h से h कट गया, तो हमारी बची लिमिट h टेंस टू जीरो 2x प्लस एच, और h को जीरो करें तो इसका मतलब है y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि h को क्या मान लिया हमने, h जीरो के बराबर है। इसका मतलब है y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो अवकलन आपका होगा 2x। एक बार इस प्रकार से करते हैं, मैं आपको और इसके फॉर्मूले बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं इसको एक्स स्क्वायर की जगह x की पावर 3 करके देखता हूं, तब देखिए क्या होता है। देखिए अगर मैंने इसको लिख दिया y बराबर x की पावर 3, अब हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन h जोड़ते हैं, तो चेंज इन y बराबर x प्लस एच की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, और x में जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, h के बराबर चेंज हुआ। यानी हमने क्या किया, x में परिवर्तन मान लिया h के बराबर, तो x में परिवर्तन की वजह से नया x ये हो जाएगा, पुराना x ये था, तो ये आ गया परिवर्तन डेल्टा वाई, और x में परिवर्तन h ही हमने माना है, तो सीधा h लिखा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो है, तो आपका आएगा x की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर प्लस एच की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 बटे एच। हमने क्या किया, a प्लस बी की पावर 3 बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की पावर 3, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी की पावर 3 होना, तो ये लिखेगा a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, इस फॉर्मूले से लिखा गया है। पहले वाला में था a प्लस बी का स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में इसको लिखा था पहले वाले को। तो अब यहाँ देखिए लिमिट h हमारा जीरो के लगभग है, तो देखिए x का 3 प्लस का और माइनस का कट गया, ऊपर में मैंने h कॉमन लिया तो आया 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस एच स्क्वायर, एक एक h बाहर आ गया, इसका ही h बाहर आ गया, इसमें से भी एक बाहर आ गया, बटे h s से h कट गया। अब अगर h टेंस टू जीरो है तो यहाँ h है इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ h है इसलिए जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब लिमिट, यहाँ आपका फॉर्मूला बचा क्या, 3x स्क्वायर, इसका मतलब है y बराबर x की पावर 3 हो, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार से अगर बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो सूक्ष्म परिवर्तन की गणना की जाती है। इसी से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, वो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से अवकलन के करने हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने अगर माना कि तीसरा मैंने मान लिया कि y बराबर है x की पावर n, अब मैं x में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा y बटे डेल्टा x, यानी डेल्टा x मैंने कितना माना परिवर्तन, h के बराबर, तो आएगा x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n बटे h। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, नेक्स्ट वाली लाइन है व्हेन लिमिट, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, यानी x जो x में परिवर्तन है बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, लगभग उसको शून्य माना जा सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैंने क्या करना है, x का मैं इसमें भाग दूं तो क्या होगा, x की पावर n बाहर आ गया
1 प्लस एच बटे एक्स की पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा सा समझने की बात है। क्या किया है, मैंने इसमें x का भाग दिया दोनों तरफ, यानी x की पावर n कॉमन ले लिया, तो ये आया 1 h बाई एक्स। इसको x की पावर n इसमें से कॉमन लिया, इसमें भी x की पावर n है, या इसको हमने ये माना कि इसके नीचे हमने x का भाग दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, x की पावर n 1 प्लस एच बाई एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ये द्विघात समीकरण के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें इसको अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर n बटे h, ये आपका हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस एन h बटे x प्लस n माइनस 1 बटे 1 गुणा 2 h बटे x का स्क्वायर। ये देखिए द्विघात समीकरण का इस प्रकार से हल चलता रहेगा, और प्लस यहाँ लास्ट में क्या आएगा, माइनस 1। तो यहाँ देखिए इस 1 से ये 1 कट गया, तो अब इसको हम सोल्व करें तो आएगा x की पावर n बटे h गुणा n h बटे x, पहले वाले का इससे गुणा किया, प्लस n माइनस 1 गुणा 2 h स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसके साथ गुणा होगा x की पावर n बटे h। इन सब में बाकी में h रहेगा। तो यहाँ देखिए इस h से ये h कट गया, इसमें h से h कटा, तो 2 घात की जगह ये घात रहेगी, आगे में भी h सब में रहेगा, पर ये एक ऐसा है जिसमें h नहीं है। तो बचा क्या, ये बचा n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि देखिए x की पावर n है, ये एक नीचे एक पावर है, ऊपर लेके गए माइनस हो गई। तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स आपको ये याद रखना है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर y बराबर x की पावर n है तो इसका अवकलन करने के लिए घात को आगे लाना है, घात में से 1 घटाना है। वापस देखिए, फिर वापस इसको हम चर्चा करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा अवकलन है y बराबर x की पावर n, तो हमने क्या करना है, h इसमें जोड़ेंगे जो कि टेंस टू 0, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो आएगा x में हमने h जोड़ा माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ आपकी होगी लिमिट h टेंस टू 0। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने इसमें x का किया, तो क्या किया, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, x की पावर n, तो ये बचा 1 प्लस h बटे x की पावर n माइनस एक्स की पावर कॉमन चला गया तो नीचे 1 डिवाइडेड बाई h। अब इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हुआ x की पावर n डिवाइडेड बाई h। अंदर वाला जो सॉल्यूशन है ये तो पूरा आ गया, ये आएगा 1 प्लस n गुणा h बटे x, द्विघात समीकरण काल, प्लस n माइनस 1 बटे 1 गुणा 2 h स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 1 गुणा 2 गुणा 3 h की पावर 3 बाई एक्स की पावर 3। इस प्रकार से अनंत तक चलेगा, माइनस ये चलेगा और माइनस 1, तो ये माइनस 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। अब इसको खोलते हैं तो आएगा x की पावर n बटे h गुणा n गुणा h बटे x, प्लस x की पावर n बटे h गुणा n माइनस 1 h स्क्वायर बटे 1 गुणा 2 x स्क्वायर, प्लस x की पावर n बटे h n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 h की पावर 3 बाई एक्स की पावर 3। ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ देखिए पहले में h पूरा कट गया,
इसमें h पूरा नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, इसमें घात 3 है, यहाँ घात 1 है। तो बाकी सब में जितनी भी संख्या आगे चलेगी उन सब में कोई ना कोई h रहेगा, और h टेंस टू 0 है तो वो सारी संख्या 0 हो जाएगी। तो बचेगा हमारे पास क्या, ये बचेगा n x की पावर n बटे x, या इसको लिखेंगे n x की पावर, यहाँ घात n है, इसमें से एक और घटेगी n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा अवकलन y बराबर x की पावर n से किया जा सकता है। मैं इसको, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास y बराबर x की पावर n है, y बराबर x की पावर n है, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स क्या करना है, घात को आगे लाना है, घात में से एक घटाना है। ये आपका फॉर्मूला है, हमने कर दिया। एक और लास्ट बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि कितना थोड़ा सा सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से अवकलन की विधि के माध्यम से निकालते हैं। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है y बराबर रूट एक्स, एक लास्ट हम कर लेते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, चेंज इन y बाई चेंज इन x, जहाँ h टेंस डेल्टा x बराबर है h के, तो ये आएगा लिमिट रूट x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाई h। ओके, जहाँ लिमिट h टेंस टू 0, h लगभग 0 के बराबर है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो मैंने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 तो है 1 प्लस h, सॉरी x प्लस h माइनस रूट x बटे h गुणा 1 प्लस x प्लस h प्लस रूट x और x प्लस h प्लस, यानी अंश और हर में बराबर का भाग दे दिया। x प्लस एच प्लस रूट एक्स अंश में भी और x प्लस एच रूट एक्स हर में भी बराबर कर दिया। तो ऊपर में हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो गया x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h है, ये है x प्लस एच प्लस रूट एक्स। क्या किया, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में प्लस लग रहा है, इन दोनों के बीच में माइनस लग रहा है। तो x प्लस एच का स्क्वायर हुआ तो x प्लस एच रह गया, और रूट x का स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया। तो इस x से x कट गया, s से h कट गया, तो बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, और h को 0 माने तो आया 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स, एच 0 हो गया तो आया 1 बाई 2 रूट एक्स। इसका मतलब अगर y बराबर रूट एक्स है तो इसका अवकलन होगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट एक्स। इस प्रकार से हमको अवकलन करना है। इस वीडियो में हमने अवकलन होता क्या है और किस प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन के माध्यम से अवकलन को निकाला जाता है, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ हो, पर सेकंड वीडियो में हम सीधा y बराबर, हम 2-3 चीज़ की बात करेंगे सेकंड वीडियो में, और वहाँ से आपको पूरा अवकलन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम अवकलन में नहीं आएगी। कैसे, हमने यहाँ देखा y बराबर एक्स स्क्वायर है, पहली चीज़ हमने फर्स्ट तीसरा नंबर का देखा था। y बराबर x की पावर n है, तो इसका dy बाई डी एच निकाला तो क्या करना है, घात को आगे लाना है, घात में से एक घटाना है। पहले नंबर पे मैंने किया था y बराबर x की पावर 2, तो यहाँ पर भी देखिए मैंने क्या करना है, घात को आगे लाना है, घात में से एक घटाना है, तो आएगा 2x। देखो वहाँ पर भी 2x ही आया था। दूसरे नंबर पे अपन ने किया था y बराबर x की पावर 3, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, घात को आगे लाना है, घात में से एक घटाना है, तो 3 में से गया 2, यही उत्तर हमारा आया था। चौथे में हमने किया y बराबर रूट एक्स, तो इसका अवकलन आया था हमारा 1 बाई 2 रूट एक्स। वापिस इसकी चर्चा करेंगे हमने, नेक्स्ट वीडियो होगा
उस वीडियो में अवकलन के एक एक नियम को देखेंगे और नियम दर नियम इसको सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपको अवकलन समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये वीडियो एक कंसेप्चुअल है, इसमें हमने थियरी की बात करी है कि किस प्रकार में सूक्ष्म परिवर्तन होता है। पर जहाँ तक सवाल की बात है, इस सवाल अगर आपको करने हैं तो आपको ये याद रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा। क्या करना है, जब भी किसी संख्या का अवकलन करना है तो घात को आगे लाना है, घात में से 1 घटाना है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वापस इसकी चर्चा करूँगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ कम समझ में आता है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट सूत्र से अवकलन करना चालू करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।